हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है। इससे पहले मैंने पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ाई थी, उससे पहले मैंने इमरजेंसी और उससे भी पहले मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया हुआ था और उससे भी पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से पार्ट 4A तक सब कवर करा दिया है और उसके बीच में जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर हुआ है। तो आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। ठीक है। अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखिए और अगर देख लिया है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए। अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है तो फिर गड़बड़ की बात है, क्योंकि फिर आपका दिक्कत लगेगा, आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे, या अनटिल लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि जब जब तक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे तब तक डाउट्स नहीं आएंगे और डाउट्स नहीं आएंगे तो फिर कैसे ही क्वेश्चन कर पाओगे। डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो डाउट्स क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। ठीक है। तो आई होप मेरी अपील आप मानोगे। आप किताब उठाओ, इसके बाद इस लेक्चर खत्म होने के बाद अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लक्ष्मी उठाओ, लक्ष्मीकांत से सारा चीज पढ़ लेना और जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। डाउट पूछने के लिए मैंने बता ही दिया, ये व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ठीक है। अगर हम और या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आपको और भी जैसे हमारे और भी लेक्चर्स चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो आपको करना ही चाहिए अगर आप ये पॉलिटी की लेक्चर ये सीरीज देख रहे हो तो, ताकि कि आपको ये पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, किन किन टॉपिक से किस किस तरह के। उसके बाद अलावा जिनका सी सेट कमजोर है, सी सेट का भी लेक्चर चल रहा है, सी सेट भी आप देखो। और उसके अलावा हिस्ट्री की भी चल रही है। हिस्ट्री में जिसको डाउट है तो काफी बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें एंशंट हिस्ट्री आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। और ऐसी सीरीज चल रही है हमारी, कई सारी सीरीज चल रही हैं, आप जाके एक बार चेक करो अवलोकन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो अब शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स के साथ। ठीक। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? देखो अमेंडमेंट क्या होता है। अगर भारतीय संविधान जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया उसको। क्यों कहा गया? क्योंकि वो टाइम के साथ इवॉल्व होने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना या नए प्रोविजंस को ऐड या रिपील करने के साथ एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और इस अमेंडमेंट्स का मेन पर्पस यही है कि संविधान रेलिवेंट रहे, नए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल कर सके, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज और फंडामेंटल प्रिंसिपल को मेंटेन करके रखे। ठीक है। इसीलिए उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। और इसी वजह से अमेंडमेंट का प्रोविजन भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, ये अमेंडमेंट का प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 368 और पार्ट 20 में पूरा अमेंडमेंट का प्रोसेस मेंशन्ड है। और ये आर्टिकल और पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं स्टेट पीसीएस में, तो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा कि कौन से आर्टिकल आर्टिकल 368 किस पार्ट में है। ठीक है, 4 आर्टिकल दे देगा, अलग अलग पार्ट्स दे देंगे, मैच द फॉलोइंग देना पड़ेगा आपको। अगर पार्ट ही नहीं याद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हाँ वो स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है ये चीज कि आर्टिकल 368 पार्ट 20 डील्स विद कुछ अलग दे देगा। ठीक है। तो चीजें, इसलिए आपको ये चीज जानना जरूरी है ताकि कि एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिले, यूपीएससी के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बताऊंगा अगर तो। ठीक है। तो इसके बाद जो है ये मीनिंग ऑफ प्रोविजन तो हो गया अमेंडमेंट का। फिर हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का। ठीक है, प्रोसीजर से पहले एक बार प्रोविजन देख ले। प्रोविजन तो मैंने बता दिया, सॉरी, वो आर्टिकल 368 वाला। प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का? देखो इसका जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका ऑलमोस्ट ऑल सारे नहीं, कंप्लीटली सिमिलर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है ऑर्डिनरी बिल के हिसाब से ही। तो इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या होता है कि बिल के अमेंडमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। कोई भी अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट बिल जो है सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो सिर्फ एमपीज ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एमएलएज नहीं। ठीक। और ये अमेंडमेंट बिल जो है, ये कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसके लिए प्रेसिडेंट की भी प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आप नॉर्मली देखोगे, मॉक टेस्ट अगर आप देते होगे तो वो मॉक टेस्ट में भी आपको अगर अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो नहीं, प्रायर परमिशन मनी बिल में यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में नहीं जरूरी होता है प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसको कोई भी मिनिस्टर और कोई भी प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? ऐसे एमपीज जो मिनिस्टर नहीं है, जिनके पास मिनिस्टेरियल पोस्ट नहीं है, उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ये अगर रूलिंग पार्टी है कोई, उसका भी अगर कोई एमपी है तो वो भी प्राइवेट मेंबर में आएगा, अगर उसके पास कोई मिनिस्टेरियल पोजीशन नहीं है। ठीक। तो ये पहला हो गया।
पहला प्रोसेस ये हो गया इनिशिएशन, यानी एक बिल अगर अमेंडमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करना किसी भी हाउस में जरूरी है। ठीक है, अगर बिल अमेंड करना है तो उसके बाद में फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है, पैसेज का। पैसेज मतलब अप्रूवल, बिल का पार्लियामेंट में अप्रूवल। ठीक है, बिल को दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हुआ कि टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा, जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों हाउस एग्री नहीं करते हैं तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में। तो ये भी लाइन आपको ध्यान पे रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, वो आप पिन पॉइंट कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे वहां जब सॉल्व कर रहे होते हैं, आप लोग जब सॉल्व कर रहे होते हो, तो कंफ्यूजन आ ही जाता है ऑटोमेटिक। तो ये अगर ये पिन पिन रहेगा आपके दिमाग में, तो फिर ये चीजें कंफ्यूज होने की के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि रेटिफिकेशन, जैसे सिर्फ फेडरल प्रोविजंस के लिए होता है नॉर्मली, कि अगर मान लो कोई अगर ऐसा प्रोविजन है जो फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रहा है, तो आधे यानी 50% स्टेट्स का अप्रूवल भी जरूरी होता है। और ये अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से दी जा सकती है, यानी जितने प्रेजेंट है और वोटिंग मेंबर्स का 50% प्लस सपोर्ट रहना चाहिए। ठीक, और राज्यों के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि उनको कब तक अप्रूवल देना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, याद रखना है आपको, कि कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि नहीं, जैसे आपको याद होगा मनी बिल में टाइम लिमिट है राज्यसभा के पास कि सिर्फ 14 दिन के अंदर उसको जो भी करना है करके दे दो। तो वैसा है स्टेट, इसमें फेडरल प्रोविजन को अगर अमेंड करना है तो स्टेट्स के अप्रूवल के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गया हुआ है, तो स्टेट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है कि नहीं आप इतने दिन में ही आपको अप्रूवल दे करके देना है। अगर स्टेट्स उसको रख सकती हैं जब तक वो उनको समझ नहीं आता, या फिर जब तक उनको टाइम लग सकता है उस चीज में अप्रूवल देने के लिए। ठीक है, फिर ये जब रेटिफिकेशन हो जाती है बिल का, तो फिर उसके बाद फिर बिल आती है प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। प्रेसिडेंशियल असेंट में क्या होता है कि जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है और अगर जरूरी हो तो स्टेट्स का अप्रूवल भी मिल जाता हो, तो प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है उनकी सहमति के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट इस बिल के साथ क्या कर सकते हैं, वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, बल्कि उनको असेंट देना कंपलसरी होता है। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए तैयार हो जाता है और संविधान में ऑफिशियल चेंज कर दिया जाता है, इसके बाद हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बिल का मैं एक एक्ट आपको याद होगा, जीएसटी वाला, जीएसटी का एक्ट याद क्या होगा, तो काफी कॉमन एक्ट है। तो इसके लिए भी रेटिफिकेशन चाहिए था। ठीक है, इसलिए जीएसटी को आने में इतना टाइम लग गया। और तो वो एक ऐसा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है, जो जिसकी रेटिफिकेशन चाहिए था। और अभी एक सवाल आपके लिए है, अभी सबसे रीसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, सबसे रीसेंट का, सबसे लास्ट, वो कौन से नंबर पे है, ये आप कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, और जो, और क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसका प्रोविजन क्या है, ये आप कमेंट में लिख करके दो, है ना। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन से तरह के अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो देखो अमेंडमेंट तीन तरह के हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट, और तीसरा जो है स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट की रेटिफिकेशन से अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट क्या कहता है कि इस टाइप के अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं लिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी का मतलब है सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स का वोटिंग, और प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग मेंबर्स का 50% सपोर्ट चाहिए। ठीक, इस प्रोसेस का यूज एडमिनिस्ट्रेटिव या स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए होता है, जैसे नए स्टेट्स का फॉर्मेशन करना हो, ठीक है, या किसी स्टेट को मर्ज करना हो, या स्टेट्स की बाउंड्री या नेम चेंज करना हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना या अबॉलिश करना हो। ठीक है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, किस किस चीजों में सिंपल मेजोरिटी लगती है। ठीक है, ये आप जब लक्ष्मीकांत की अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ बुक चैप्टर खोलोगे तो वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट का ये मतलब हुआ। उसको ध्यान रखना है कि ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता। फिर दूसरा जो अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट की बात है। स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा सिग्निफिकेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस जो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से हो सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें से 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है,
इस टाइप के प्रोविजंस इस टाइप का जो अमेंडमेंट है वो इन प्रोविजंस के लिए यूज होता है। सबसे पहला आते हो फंडामेंटल राइट्स में, फिर दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में अगर कुछ चेंज लाना हो, ठीक। और भी अलग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो किसी और कैटेगरी में नहीं आते। इसके भी जितने भी चीजें हैं जो अमेंड की जा सकती हैं इस स्पेशल मेजोरिटी से, ये भी लक्ष्मीकांत में ही मिलेगी आपको। ठीक है, मैं सारे वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस बहाने कम से कम आप लक्ष्मीकांत खोलोगे तो, क्योंकि डाउट्स तो आप पूछते नहीं। फिर तीसरा जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स के अप्रूवल के साथ अमेंडमेंट। इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया है जीएसटी एक्ट वाला। तो इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ भाई। अगर अमेंडमेंट भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है तो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से नहीं होगा, फिर स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए। ठीक है, और कितने 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए है। लेकिन उन स्टेट्स को बाय सिंपल मेजोरिटी से उसको अप्रूवल देना है। उन स्टेट्स के लिए, उन स्टेट्स को अपने बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ये हैं कि जैसे सभी राज्यों के अप्रूवल की जरूरी नहीं है, बस 50% स्टेट्स हाँ बोल दें तो काम हो जाएगा। ठीक। और राज्यों के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और उनको कब तक अप्रूवल देना है। ठीक। और इस तरह के जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनमें कुछ प्रोविजंस का एग्जांपल देता हूँ जो चेंज किया जा सकते हैं। जैसे एक हो गया राष्ट्रपति के इलेक्शन का, फिर राज्य और केंद्र के एग्जीक्यूटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस का। ये सब जो फेडरल प्रोविजंस है, इनमें अगर चेंज लाना हो तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स के अप्रूवल के साथ अमेंडमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है कुछ टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हो गए, फिर कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स, जो ये अमेंडमेंट्स आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा भी अमेंडमेंट्स है पर ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, क्योंकि इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और ये आपको पीवाईक्यू सीरीज में दिख जाएगा, मैम ने कराया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो 9 शेड्यूल, वो जब आया था तो 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था। और जिस लैंड रिफॉर्म और अदर लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सृजन, मतलब उसका वो बना था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था 1951 में। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस क्या है, ये आपको याद रखना जरूरी है। किस ईयर में ये अमेंडमेंट आया है, वो ईयर भी याद रखना जरूरी है। ईयर आपको इसलिए याद रखना जरूरी है स्टेट पीसीएस के लिए। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा जरूरी है ये। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ये है कि आपका इसके प्रोविजंस क्या है, अंदर इसके प्रोविजन क्या क्या दिए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हो गया। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको मैंने कई बार बताया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये जब मैंने प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ाया था आपको, और तब मैंने बताया था। ठीक है, और फिर सबसे पहला चैप्टर वही था प्रियम्बल का ही जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A में दिया हुआ है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। ठीक। उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था। इसमें बहुत सारे प्रोविजन जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे उसको रिपील कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। और बहुत सारे नए प्रोविजंस भी ऐड किए गए थे। और कुछ प्रोविजंस इसमें से 42nd के हटा करके उसको अमेंड करके फिर डाले गए थे। ठीक है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है 42nd के बाद 44th अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ राइट्स जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत अल्टर किए गए थे, हटा दिए गए थे। ठीक है, वो चेंज हुआ। फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसको फिर लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उस समय 6 नहीं 7 फंडामेंटल राइट्स, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था चैप्टर तब आपको बताया था ये। तो जो 7वां था वो फंडामेंटल राइट, ये राइट टू प्रॉपर्टी ही था, उसको बाद में लीगल राइट आर्टिकल 300 में डाल करके लीगल राइट बना दिया उसको। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, जिसमें प्रोविजंस पंचायती राज के और अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह के प्रोविजन है 74th में, और 73rd में पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पंचायती राज में पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद जो अगला अमेंडमेंट है वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जिसमें जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक टैक्स रिफॉर्म, सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसमें भी स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए था। तो यहाँ पे फिर आप ये सिग्निफिकेंट अमेंड, इसके अलावा भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जरूरी है। ठीक है, फिर अभी जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये भी जरूरी है। रिसेंट का नंबर आप बताओ,
और क्या नाम है उसका वो भी बताओ। ऑफिशियल नेम बताना, ये नहीं कि मतलब जो न्यूज में चल रहा है, ऑफिशियल नेम उसका है, वो ऑफिशियल नेम आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो इसके साथ ही हमारे ये अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। अगर आपको और लेक्चर्स के बारे में जानना है, कब शेड्यूल हो रहा है, कब आ रहा है, तो ये टेलीग्राम लिंक है हमारा, इस पे आप जाके हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाया करेगी। ठीक है। और तो यहीं पे फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।